नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज की हमारी चर्चा का विषय पिछली चर्चा की अगली कड़ी पर है आधारित। पिछले क्लास में हमने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा, जहां हमको बताया गया कि व्हीट स्टोन ब्रिज यानी कि व्हीट स्टोन सेतु एक विशेष तरीके का परिपथ है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को निकालते हैं। इसमें क्या हमने पढ़ा कि अगर ये भुजा हमारा R1, ये R2, ये R3 है और ये वाला R4 है, और अगर हम ये पाते हैं कि R1 बाई R2 बराबर R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4 हो। ध्यान से देखिएगा, R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4 हो, तो इस वाली भुजा में बहने वाली धारा का मान गैल्वेनोमीटर से मापने पर ये I बराबर 0 प्राप्त होगा। ये आपने पिछले वीडियोस में समझा। अब हमें इसी व्हीट स्टोन ब्रिज पर आधारित उपकरणों पर चर्चा करनी है। हमारे सिलेबस में दो उपकरण है जो व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर आधारित है। एक हमारा मीटर सेतु है और दूसरा हमें विभव मापी या पोटेंशियोमीटर पढ़ना है। तो आज शुरुआत जो हम लोग करने चल रहे हैं, पहली हेडिंग हमारी वो है मीटर सेतु। उसके बाद इसी वीडियो में हम विभव मापी भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा मीटर सेतु। मीटर सेतु या मीटर ब्रिज के नाम से इसे जाना जाता है। क्या है काम इसका? चार प्रतिरोध यहाँ भी यूज होंगे जिनकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। तो कोई अगर पूछे मीटर सेतु उपकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, जवाब है सर व्हीट स्टोन सेतु। इस सेतु को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब ये मीटर सेतु होता कैसा है, तो आइए देखें। इसमें हमारे पास एक तार होता है A और B जो 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इसका नाम ध्यान दीजिएगा मीटर, इसी नाते 1 मीटर लंबा तार यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा तार हमारे पास होता है। और इसके साथ एक हम पटरी भी संयोजित कर लेते हैं जिस पर हम माप जोक कर सकें, जिस पर आराम से आपका 1 2 ऐसे करते हुए लास्ट में 100 सेंटीमीटर के माप तक लिखा गया होगा। तो ये आपका तार रहा। और ये तार किस चीज का है, तो आपको पहले भी बताया गया है कि ये तार जो होते हैं वो मिश्र धातु के होते हैं। किस वीडियो में बताया था? जिसमें आपको बताया था प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। वहां बताया गया मिश्र धातु का हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इन पर ताप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उनके प्रतिरोधों में ज्यादा चेंजअप ताप बढ़ाने से नहीं होता। तो मिश्र धातु स्पेशली यहाँ पर हम लोग कौन सा तार बोलेंगे, तो जवाब है सर मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का तार हम लोग यहां पर लेंगे। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए, इस मीटर सेतु को चलाने के लिए हम इसे ले जाकर किसी संभरण यानी कि सप्लाई से जोड़ देंगे, जिसमें एक धारा नियंत्रक भी लगा देंगे और फिर लाकर इसे बी एंड से मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे का जो कार्यवाही है, इस भुजा ए से आप ध्यान देते रहिएगा। अभी हम इसका कंपेयर बिल्कुल और बिल्कुल आपके इस व्हीट स्टोन से करा देंगे। तो इस पॉइंट ए से हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर की स्ट्रिप यानी कि कॉपर की पट्टी एल आकार की उधर ऊपर की तरफ बढ़ा लेते हैं। उस तरफ भी एक कॉपर की पट्टी होती है, ठीक है, जो बी वाली भुजा से जुड़ी होती है। ठीक है, ये कॉपर स्ट्रिप है जो इस तरीके से बनी हुई है। इस पर एक छिद्र बना हुआ कनेक्शन देने के लिए, यहां भी एक छिद्र है कनेक्शन देने के लिए। इन दोनों छिद्रों के बीच में एक और कॉपर स्ट्रिप यानी कि तीसरी कॉपर स्ट्रिप होती है, जिन पर हमारे पास 3 बिंदुओं को कनेक्शन देने के लिए 3 पॉइंट यानी कि 3 छिद्र उपलब्ध होते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबसे एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि प्रतिरोधक बॉक्स जोड़ देंगे यहां पर। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, जिस भी प्रतिरोध को ज्ञात करना है यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध है उसे इस सिरे पर जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारा अज्ञात प्रतिरोध रहेगा। ठीक है, यहां जोड़ दिया जाएगा। अब इसे अगर हम नाम दे दें कुछ R1, इसे नाम दे दें हम R2। अब यहां पर जो तीसरा पॉइंट बचा, इसे हम गैल्वेनोमीटर से मिलाएंगे, जोड़ेंगे, और गैल्वेनोमीटर से लाकर एक हम जॉकी मिला देंगे। अब ये जॉकी क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, और आरबी क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो जॉकी क्या है मित्रों, तो जॉकी नॉर्मली बात है एक पेन के आकार की, बिल्कुल जैसा मेरा पेन है इस आकार का एक उपकरण है, जिसमें नीचे नाइफ यानी कि चाकू की धार के समान नुकीला बना होता है। ठीक है,
अब ये जॉकी को हम इसी तार पर, मैग्नीन के तार पर सरकाते हैं और सरका कर हम इस गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके पहले की बात, आरबी। आरबी क्या है? प्रतिरोधक बॉक्स। इसमें कई सारे ऐसे खूंटियां लगी होंगी जो अलग अलग प्रतिरोधों की होती हैं, तो हमें जितने प्रतिरोध की आवश्यकता है उतना हम इस खूंटी से निकाल लेंगे। अब जब इस संभरण को ऑन कर दिया जाएगा, पहले तो इस सप्लाई को खोल दीजिए और जब ऑन आप करेंगे, जोड़ देंगे तार को, तो अब क्या करना है, जॉकी लेना है, इस तार पर ऐसे ऐसे मूव कराना है और मूव कराते हुए हमें एक ऐसा पॉइंट खोजना है कि जहां पर गैल्वेनोमीटर हमारा 0 पर आकर रुक जाए। जनरली हम इधर उधर ले जाएंगे तो फ्लक्चुएट करेगा दाईं तरफ बाईं तरफ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा इस तार पर जहां पर हमारी क्या खासियत होगी कि हमारा तार जो है वो 0 फ्लक्चुएशन देना प्रारंभ करेगा। तो वहां पर जहां 0 देगा, उस पॉइंट को अगर हम C मान लें तो इस C बिंदु को हम नल बिंदु के नाम से जानते हैं। किस बिंदु के नाम से जानते हैं? नल बिंदु के नाम से हम जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहां कॉमन सेंस है कि सर अगर ये लेंथ हमारी L हो तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी? तो जवाब होगा सर कुल 100 सेंटीमीटर है, बची हुई लेंथ आपकी 100 माइनस L होगी। अब अगर इसका आप कंपेयर अपने व्हीटस्टोन सेतु से करें तो R1 के जगह रेजिस्टेंस बॉक्स है, अज्ञात प्रतिरोध जो है वो R2 का काम कर रहा है, ये जो L वाला तार की लंबाई है इसका प्रतिरोध ले लेंगे तो ये R3 का काम करेगा, और अगर हम BC की बात कर लें यानी कि R4 की बात कर लें तो ये BC वाली भुजा का जो भी प्रतिरोध होगा यानी कि 100 माइनस L मीटर लंबे मैग्नीन के तार का जो प्रतिरोध होगा वो हमारा R4 का काम करेगा। तो जब ये क्लियर हो गया हो तो हम कह सकते हैं सर R1 बाई, इसको नाम दे देते हैं हम लोग R1 बाई R3, उधर वाले हिस्से का नाम क्या दे देते हैं? R4। यानी कि व्हीटस्टोन की कंडीशन से R1 बाई R3 बराबर R2 बाई R4 हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मुद्दा ये है कि सर ये वाला जो हिस्सा है उसका प्रतिरोध कितना होगा? तो ये कोई कठिन काम नहीं है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सा काम है। आपने पढ़ा हुआ है रो R बराबर क्या होता है हमारा? रो L बाई A। इसमें रो क्या है? तो जवाब है सर जो भी पदार्थ का तार हो उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसी तार की लंबाई, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अब बताएं जरा, ये L लंबाई की बात करें तो हम मैग्नीन आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीन के तार का रो, ये लंबाई L और नीचे A, ये हो जाएगा हमारा R3 की वैल्यू। और जब R4 आपसे पूछा जाएगा तो जवाब होगा अभी भी तो मैग्नीन का ही तार है, तो यहां भी रो मैग्नीन आप कह सकते हैं। लंबाई आपकी जो है तार की अब L नहीं है, 100 माइनस L है, और नीचे की तरफ हम लोग एरिया अभी भी A, क्योंकि तार की मोटाई या पतलाई तो नहीं बदल रही है, ठीक है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को वहां पर अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो जवाब आएगा सर R1 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आते हैं हम R3 की बात करते हैं। R3 की वैल्यू हमारी है रो मैग्नीन, ठीक है, L बाई क्या A, उस तरफ हमारा R2, यहाँ पर रो मैग्नीन और फिर मैंने कहा 100 माइनस L और अपान में क्या है A है। तो A से A कट गया, रो से रो कट गया। अब हमें यार मूल मकसद है R2 निकालना, तो इन साहब को यहाँ पर आप भेज दीजिए। आप कह सकते हैं सर R2 बराबर 100 माइनस L R1 बटे में L, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। R1 हमें ज्ञात होगा क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से जो कुंजी निकाली होगी जिसने उनकी, वहां से हमें जानकारी मिल जाएगी। L नल बिंदु की सहायता से, और 100 में से L घटा देंगे तो आराम से दूसरा पॉइंट भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, काम बिल्कुल आसान है, सामने 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 का अनुपात क्या होगा? बराबर। तो सवालों पर नहीं जाना है, ठीक है, सॉरी फॉर्मूले पर नहीं जाना है, एकदम से सिंपल सी आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास जो सवाल दिया गया है उसमें इस प्रतिरोध के सामने वाली भुजा का प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के सामने वाली भुजा का प्रतिरोध का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आइए इसे सवालों पर ट्राई कर देखते हैं कि किस प्रकार ये हमारा काम करता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की बात करें तो ये है 3.10 नंबर, और उसमें भी पहला सवाल यानी कि ए 3.10 में ए आपको चित्र देकर कुछ दिया हुआ है। चित्र कुछ इस प्रकार से है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक मीटर ब्रिज का तार यानी कि ए बी बनाया गया है, ठीक है, इसे संभरण यानी कि किसी बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम में हमें दर्शाया गया है कि जो कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है, उससे जोड़ा गया जो रेजिस्टेंस एक
अज्ञात प्रतिरोध है जिसका मान R है, और जबकि तीसरे स्ट्रिप वाले में जहां 3 पॉइंट होते हैं, उन 3 पॉइंट्स में से अगला जो 2 पॉइंट है उस सिरे में हमने एक और प्रतिरोधक बॉक्स लगा दिया है जिसका मान हमें S दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे जब हम नल बिंदु पाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये यहाँ पर हमें 39.5 सेंटीमीटर पर मिल रहा है। ठीक है, अब सवाल में हमें S का मान दिया है 12.5 ओम, हमसे R की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए कितना आसान काम है। ठीक है, हमसे क्या दिया हुआ है सवाल में, R का मान पूछ रहा है, जबकि S का मान 12.5 हमको दिया हुआ है। नल बिंदु कहां पर है, 39.5 पर। ठीक है, तो अब आप इस सिरे की तरफ चलिए और ध्यान दीजिए, आपका फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं कहूंगा, दिस बटा दिस और दिस बटा दिस में लंबाई ही आनी है, L और 100 माइनस L, यही चीज आनी है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अगर 39.5 है तो ये वाला भाग कितना होगा, तो जवाब होगा सर पूरी तार की लंबाई 100 में से 39.5 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 60.5। ठीक है, 60.5 आ जाएगा। अब हम क्या करें, कहेंगे सर फॉर्मूला लगाइए, दिस बटा दिस एंड दिस बटा दिस, यानी कि R बटा 39.5 बराबर S यानी कि 12.5 के नीचे 60.5। इसको काटिए पीटिए उधर भेजिए और R की वैल्यू निकाल लीजिए, 12.5 गुणे 395, नीचे 605, आगे ओम। तो इस तरीके से आप आराम से अपना R का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो आपका मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है ये आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला हमारा जो यंत्र है, वो नेक्स्ट यंत्र हमारा जो है वो हमारा है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, आइए पोटेंशियोमीटर के बारे में समझते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, ये हमारा दूसरा उपकरण है। पोटेंशियोमीटर जो हमारा है वो दूसरा उपकरण है जो इस व्हीट स्टोन पर आधारित है। तो अगला है पोटेंशियोमीटर, इसका एक और नाम भी है, इसे हम विभवमापी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, तो देखिए इसका दूसरा नाम आपको क्लेरिफाई कर दे रहा है इसका क्या काम है। ये विभव या विभवांतर मापता है, ये किसी भी बैटरी का विद्युत वाहक बल नापने का उपकरण है। पर जवाब ये है कि सर अगर विद्युत वाहक बल या विभवांतर ही नापना है तो इसके पहले तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास वोल्ट मीटर हुआ करता था। फिर इन दोनों में क्या अंतर है, याद करिएगा, वोल्ट मीटर जो था वो किसी भी प्रतिरोध को सिरों पर लगाकर हम आराम से उसका विभवांतर निकाल लेते थे कि ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर कितना है। ठीक है, लेकिन अब अगर कोई पूछे पोटेंशियोमीटर भी विभवांतर मापता सर, तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, तो जवाब है इस V में प्रतिशत त्रुटि बहुत अधिक होती है, इसकी प्रतिशत त्रुटि ज्यादा होती है। ठीक है, और जबकि पोटेंशियोमीटर की बात की जाए तो उसकी प्रतिशत त्रुटि काफी कम होती है, प्रतिशत त्रुटि लगभग शून्य होती है, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि, ये खासियत है। दूसरी खासियत, आपका जो वोल्ट मीटर है वो इतना बड़ा साइज का एक यंत्र है जिसे आराम से उठा पटक कर आप ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा पोटेंशियोमीटर, ये जो ब्लॉक बोर्ड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस साइज का होता है जिसे उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना असुविधाजनक है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर इस पोटेंशियोमीटर की थोड़ी सी डिजाइनिंग हमको समझाइए कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं पोटेंशियोमीटर पर हम ये किस तरीके से हमारे लिए बनावट इसकी होती है। तो जैसे आपने पिछला पढ़ा बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर पॉइंट ए है जहां पर एक हम नट लगा लेते हैं, यहां से आगे तार बढ़ाएंगे मैग्नीन का, वहां भी मैग्नीन लगा था, यहाँ भी मैग्नीन। यहाँ पर तार की लंबाई 4 से 12 मीटर तक हो सकती है, जबकि पिछले उपकरण में हमारे तार की लंबाई जो है वो 1 मीटर हुआ करती थी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 से 12 मीटर का मैग्नीन का तार या कॉन्स्टेंटन का तार किस तरीके से संयोजित करेंगे, क्योंकि 12 ऐसे इकट्ठे लगा दे, 4 ऐसे इकट्ठे लगा दे तो बड़ा लंबा लेंथ हो जाएगा, तो इसलिए इसको 1-1 मीटर के ऐसे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर इन टुकड़ों को संयोजित कैसे करें, तो उसके लिए फिर से वही पुराना जुगाड़, कॉपर स्ट्रिप लगा दिया जाएगा ऐसे उर्द में, इन्हें कनेक्ट कर दिएगा। अब ये आपस में जुड़ गए हैं, ऐसे ही यहाँ भी हम एक कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे और ये आपस में देखिए जुड़ जाएंगे ये तार भी, और लास्ट में यहाँ भी एक कॉपर स्ट्रिप लगा देंगे तो ये भी आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ हमारा बिंदु बी हो जाएगा। हमेशा की तरह इसे चलाने के लिए जैसे पिछले वाले मीटर सेतु में था, हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, उसमें एक रियोस्टेट लगाएंगे, धारा नियंत्रक लगाएंगे, लाकर इसे यहाँ पर जोड़ देंगे।
तो ये हमारी बनावट हो गई। अब वाकई में अगर यहाँ 12 मीटर का तार होता तो ऐसे कितने लाइनें होती, 12 लाइनें होती, और भी 1-1 मीटर। 1 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, लगभग इतना बड़ा, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी, तो ये सारा सिस्टम एक लकड़ी के तख्ते पर या हम कह सकते हैं पटरे पर ठुका होता है, जिससे आराम से हम बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। अब इस पोटेंशियोमीटर का मूलतः क्या उपयोग है? तो पहला उपयोग जो है वो है सेलों का विभवांतर मापना, सेलों का विभवांतर मापना या सेलों का विद्युत वाहक बल मापना, बल मापना, ठीक है। दूसरा आपका है, सेकंड है सेलों के विद्युत वाहक बलों का, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, और तीसरा जो है वो है हमारा सेलों का या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बड़ा ही आसान काम है, तीनों ही काम मैं थोड़ा समझाऊंगा। पहला पॉइंट ही इसमें प्रमुख है, अगर आप पहला पॉइंट अच्छे से समझ गए तो बाकी पूरी हेडिंग आपको बड़े ही मजेदार ढंग से समझ में आ जाएगी, यानी कि सेलों का विद्युत वाहक बल मापना, ठीक है। अब इस बैटरी का मैं V मान लूंगा, ठीक है, ये हमारे लिए संभरण का काम करेगा। हम इस बैटरी का विद्युत वाहक बल नहीं निकालेंगे, हमें जिस बैटरी का भी निकालना होगा उसे हम A से जोड़ेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार हमारा ये काम बनता है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं एक बैटरी के लिए। यहां पर हम इस A से लाकर अगर हम किसी बैटरी का क्या निकालने वाले हैं, यानी कि अपनी पहली हेडिंग की बात कर लें, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए, यहां से हम एक सेल जोड़ेंगे, ठीक है, यहां से हम एक सेल जोड़ेंगे, इसकी पोलैरिटी थोड़ी उल्टी कर लें, माइनस और प्लस, यहां भी माइनस और प्लस, ठीक है। ये दोनों की पोलैरिटी सेम क्रम में होगी बाबू, अगर यहां माइनस प्लस तो यहां भी क्या होगा, माइनस प्लस, यहां प्लस माइनस तो वहां भी प्लस माइनस, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमारे पास एक की रहेगा, जब ऑन कर देंगे तो काम चलेगा। इसको ले आया कर एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ेंगे और फिर ये सिरा लाकर एक जॉकी से, किससे जोड़ेंगे, जॉकी से। तब तो बताना है नहीं कि जॉकी क्या है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये सप्लाई जुड़ी हुई है, वो जिसका निकालना है उसका हम मान लेते हैं ई है, ठीक है, उसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। अब इस सप्लाई को अगर हम यहां से जोड़ देंगे तो अगला काम हमारा क्या है, पिछली बार की तरह ये जॉकी पकड़िए और इस तारों पर रगड़ते हुए चलिए, गैल्वेनोमीटर को देखते हुए आइए। गैल्वेनोमीटर पर जिस समय आपको 0 रीडिंग प्राप्त हो जाएगी वहीं रुक जाइए। तो चलाते चलाते मैंने मान लिया कि हमें यहां पर आकर ये रुक गया, और ये दूरी, टोटल दूरी वहां से यहां तक की कुल दूरी कितनी है, x मीटर है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है अब E का मान क्या होगा। E को छोड़िए, गोली मारिए, पहले आप यहां से समझिए हमारे पास कितना V था, हमारे पास V था, और इस धागे की या पूरे तार की लंबाई, टोटल लंबाई, ठीक है, तार की टोटल लंबाई अगर हम मान लें, टोटल लंबाई अगर हम मान लें L है, तो इस स्थिति में हमने पहले V जोड़ा था, जो V पूरे इस तार की लंबाई L पर विस्तृत रूप से फैल चुका है। तो अगर हम एकांक लंबाई पर विभव पूछे, एकांक लंबाई पर विभव पूछे, तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा V बाई क्या, L। 1 मीटर या 1 मीटर पर अगर मैं पूछ लूं कि कितना विभव है तो V बाई L है 1 मीटर पर। अभी मेरा आंसर कितना आ रहा है, x मीटर, तो जवाब हुआ सर, अब ये तो पहला हिस्सा था और ये x किसके नाते मिला है, तो जवाब है सर E के नाते नल बिंदु मिला है। तो इसलिए अब अगर हमें E का विभवांतर बताना है तो जवाब होगा 1 मीटर के लिए V बाई L, तो x मीटर के लिए कितना, जवाब होगा सर V बाई L गुणे x। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला, E बराबर V बाई L इंटू x। यानी कि पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जो V दिया है उसकी सहायता से V बाई L यानी कि एकांक यानी कि 1 मीटर पर पड़ने वाले विभव का मान निकालेंगे, और अगर आपके नल पॉइंट ने x मीटर दर्शाया है तो उसमें x का गुणा कर देंगे, ऊपर वाले का मान निकल जाएगा। आइए एक छोटा सा सवाल देखते हैं समझने के लिए। यहाँ पर मैंने आंकड़ा बदल दिया है, मैंने लिखा, यहाँ पर लिख दिया 20 वोल्ट, वहां पर मैंने ये लिख दिया 8 वोल्ट, और ये जो हमारा आया वो मान लिया मैंने कुल लंबाई जो हमको दिया गया है, ठीक है, कुल लंबाई जो हमको दिया गया है वो हमने मान लिया कि सर ये 10 मीटर लंबा तार है, और ये जो हमें स्थिरता प्रदान मिल रही है, यहाँ पर मौजूद हो रही है,
उसे हमने मान लिया कि सर ये हमको मिल गया है 2 मीटर पर। ठीक है, सॉरी, हमने ये पूछा कि नल पॉइंट कहां मिलेगा, उल्टा है, हमने पूछा नल पॉइंट कहां मिलेगा। संभरण सप्लाई 20 वोल्ट से हमने एक पोटेंशियोमीटर को जोड़ दिया है पोटेंशियोमीटर के सिरे ए से। ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी गैल्वेनोमीटर की सहायता से जॉकी से जोड़ दी गई है। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए 8 वोल्ट की इस बैटरी के लिए हमें नल बिंदु कहां मिलने वाला है। बहुत आसान काम। बोलिए क्या करना है, फॉर्मूला आपका क्या है, E बराबर V बाई एल इंटू क्या कर देना है X। तो बोलिए E की वैल्यू कितनी, तो जवाब है सर 8। V की वैल्यू कितनी, जवाब है सर 20। L का मान कितना है, टोटल लंबाई 10 और हम जानना चाहते हैं X, तो जवाब हुआ सर ये दोनों कटा और ये 2 चौक का 8। X बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 मीटर। देखिए कितना आसान सवाल था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी आधार पर मेरी अगली भी हेडिंग है। अगली हेडिंग क्या है हमारे, 2 सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करना। आइए ध्यान दें, 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, विद्युत वाहक बल की तुलना करना है हमको। ठीक है, चलिए कंपेयर करना है। अब हमें 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी है। तो इसके लिए देखिए यहां से हम V से 2 सेल लगा देंगे। एक का नाम दे देंगे हम E1, एक और सेल लगा देंगे जिसका नाम दे देंगे हम E2। ठीक है, अब यहां से लाकर हम एक की जोड़ देंगे, नाम दे देंगे K1, यहां से एक की जोड़ देंगे, नाम दे देंगे K2, और इन दोनों को लाकर फिर एक गैल्वेनोमीटर के जरिए जॉकी से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहानी सिंपल सी है कि अब हमने 2 सेल ले लिया है, एक E1 और एक E2। पिछली बार आपने फॉर्मूला पाया कि E बराबर क्या होता है, V बाई एल इंटू एक्स। इसमें x हमारा नल बिंदु है, नल बिंदु की दूरी है। अब इसी को हमारी किताबों में k से दर्शाया जाता है, तो आप E बराबर नॉर्मली kx भी लेकर अपने सवाल का काम तमाम कर सकते हैं और ये आपको काफी मदद देगा, कैलकुलेशन आसान कर देगा। तो आइए जरा देखते हैं, अब हमें जिन 2 सेलों की तुलना करनी है उन दोनों को आपने यथास्थिति स्थापित कर दिया है। यहाँ E1 है, यहाँ पर क्या है E2 है, K1 K2 है, यहाँ से जोड़ते हुए G से जॉकी ले आए हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैंने ये वाला सिरा बंद किया तो क्या होगा, हमारा कौन सा सेल काम करना प्रारंभ करेगा, जवाब होगा सिर्फ E1 से हमें सप्लाई ऐसे मिलेगी, गैल्वेनोमीटर से होते हुए आएगा। जॉकी को हम दौड़ाएंगे इस रास्ते पर इधर उधर और नल बिंदु प्राप्त करेंगे, मान लिया वो X1 है। इस समय देखिए E2 काम नहीं करेगा क्योंकि इसका ये कुंजी जो है वो खुला है, अगर यहां से धारा निकलेगी भी तो रास्ते में अटक जाएगी। अब कूदकर हनुमान जी की तरह लंका के उस पार नहीं जाएगी, लंका तक नहीं जाएगी, तो इसलिए ही रुक जाएगी। यानी कि हमारा इस समय काम केवल E1 बैटरी कर रहा होगा, जिसके लिए हमने मान लिया कि हमारा जो नल बिंदु मिला वो x1 दूरी पर। तो हम कह सकते हैं कि पहला इक्वेशन बना E बराबर k x1। फिर दूसरे मामले में चलते हैं। अब इस वाले को आप छटका दीजिए, मतलब इसका कुंजी खोल दीजिए और K2 कुंजी यहां से मिला दीजिए। अब क्या होगा, इस बार हमें धारा जो मिलेगी वो यहां से होते हुए इस तरीके से आएगी और हम फिर इस पर दौड़ाना शुरू करेंगे जॉकी, तो ऑब्वियस हमें कहीं और भी मिल जाएगा नल बिंदु। मान लेते हो दूरी कितनी है x2। अब फॉर्मूला कहता है E बराबर kx होता है, तो इसीलिए E2 बराबर kx2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इनका अगर हम रेशियो ले लें तो देखिए कितने आराम से हमें E1 और E2 में कंपेयर हो जाएगा। तुलना का मतलब होता है, हमेशा जानते रहिएगा, अनुपात। जैसे मैंने कहा R1 तथा R2 की तुलना करो, मतलब R1 अनुपाते R2 बताओ। हमने कहा E1 और E2 की तुलना करो, मतलब E1 अनुपाते E2 निकालो। तो यहां पर हो गया हमारा kx2, नीचे भी k कट गया और हमें बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया E1 बाई E2 बराबर x1 बाई x2। तो ये एक बढ़िया फॉर्मूला रहा। अब इसकी सहायता से हम इसके न्यूमेरिकल पॉइंट्स को बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। इस पर हमारे पास एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लगाकर देखते हैं। ये सुनते हैं जरा क्या कहानी है। उसका डायग्राम भी हमको दिया हुआ है बुक्स में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 3.22। 3.22 क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं क्वेश्चन में। 3.22 में हमें डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके से एक चित्र है, देखिएगा जरा। हमारी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वोल्ट ऊपर लगा हुआ है,
इसके साथ आंतरिक प्रतिरोध भी है 0.4 ओम का। इसे ले आकर हमने ए सिरे और बी सिरे के पोटेंशियोमीटर से जोड़ दिया। देखिए यहां लंबा चौड़ा नहीं बनाया गया, सीधे सीधे से बना दिया गया बस, ठीक है। फिर यहां पर एक प्रतिरोध लगाया गया। इस प्रतिरोध के साथ यहां 600 किलो ओम का एक और भी प्रतिरोध लगाया गया, ठीक है, 600 किलो ओम का, ठीक है। यहाँ पर एक की लगाई गई ताकि ये जब काम चाहे काम करे ना करे उस हिसाब से। एक जी लगाया गया और यहाँ से जॉकी को जोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन में पढ़ता हूं, पहले आप समझिए पूरी कहानी क्या लिखी हुई है हमारे सामने। क्वेश्चन हमारा है, इस चित्र में 3.9 में एक पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया जिसमें 2 वोल्ट और 0.4 ओम का कोई सेल पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोधक तार AB पर वोल्टता प्रदान कर रहा है। यानी कि ये जो हिस्सा है वो हमारा ये V का काम कर रहा है, ठीक है, ये V है और इस पर सप्लाई प्रदान कर रहा है। इसके आगे कोई मानक सेल, यहाँ पर जो मानक सेल है वो 1.02 वोल्ट का लगाया गया, ठीक है, ये E है हमारे लिए, E बराबर 1.02 लगाया गया, बल्कि E1 कहिएगा, लगाया गया और अचर विद्युत वाहक बल बनाए रखता है। तार की 67.7 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। इसके लिए हमें जो संतुलन बिंदु मिलता है यानी कि x1 मिलता है वो हमें मिल रहा है भैया 67.3 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, ठीक है। फिर कहता है मानक सेल से अति न्यून धारा लेना सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ परिपथ में 600 किलो ओम का एक अति उच्च प्रतिरोधक इसके साथ संबंधित कर दिया गया। यहाँ पर एक उच्च प्रतिरोध लगाया गया ताकि यहाँ से धारा हमें बहुत ही कम मिले, ज्यादा ना मिले, ठीक है। अब आगे लिखा गया उच्च प्रतिरोध इसके साथ संबंध किया गया जिसे संतुलन बिंदु प्राप्त होने के लिए लघुपतन करा दिया गया, मतलब अगर इसको टच करा दे तो शॉर्ट सर्किट करा दिया गया, ठीक है। इसके बाद मानक सेल को किसी अज्ञात वैद्युत वाहक बल यानी कि बाद में ये वाला हटाकर फिर यहां पर हमने क्या किया, एक नया सेल लगाया जिसको नाम दिया इसने ई का, इस तरीके के ई का, ठीक है। अब उसके बाद जिससे संतुलन बिंदु हमें 82.3 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। हमसे पूछ रहा है सर इस ई की वैल्यू क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस ई की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलिए इस ई की वैल्यू को बताने के लिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। आइए सवाल में देखिए बहुत सारा झाम काम है, बहुत सारा डायग्राम इंसर्ट कर दिया गया है जो हमको कंफ्यूज कर सकता है, पर आप बिना बात के कंफ्यूज हुए जरा ध्यान से देखिए और ये बताइए कि क्या होने वाला है। कहेंगे सर जी E1 है मेरे पास, x1 है मेरे पास, E2 है मेरे पास, x2 है मेरे पास, तो यानी कि फॉर्मूला हुआ E1 बाई E2 बराबर x1 बाई x2। तो E1 की वैल्यू 1.02, x1 की वैल्यू 67.3, E हुआ और E2 का मान 82.3। तो इसको क्रॉस गुणा करिए और E की वैल्यू निकाल लीजिए 1.02 67.3 इंटू 82.3, आगे आप बोल्ट लगा सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं ये भी केस आपके समझ में आ गया हो, ठीक है। अब अंतिम केस की तरफ चल रहे हैं, लास्ट, ठीक है, जहां हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। लेकिन उसके पहले 2 बातें आराम से समझ लें। पहली चीज जो आपने फॉर्मूला समझा है, किसी भी ई के लिए फॉर्मूला क्या हमारा kx है, जहां x हमारा नल पॉइंट है। दूसरी चीज, ये चीज आप पीछे पढ़ चुके कि अगर हम कोई बैटरी लगा दें और इस बैटरी का विद्युत वाहक बल E हो, इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, इसे ले जाकर हम किसी बाहरी परिपथ में R प्रतिरोध से जोड़ दें तो यहां बहने वाली धारा I की वैल्यू ये आप पीछे निकाल चुके हैं, क्या होगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये चीज थोड़ा आपको दिमाग में होनी चाहिए। दोनों पॉइंट अगर दिमाग में रहे तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इजी है। बाकी बातें वही पुरानी कहानी है, ये हम ए और बी लेंगे पहले, ठीक है, स्ट्रिप के जरिए उनको बांटते हुए तारों को, और यहां लाकर हम बी पॉइंट ले लेंगे और बी को, ए और बी को हम किसी समरण से जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमें अगर किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो स्मॉल आर क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आर से। तो क्या करें, ऑब्वियस है जो निकालना उसके लिए हमको यहाँ एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। तो हमने एक बैटरी यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है, ये देखिए जरा, ये बैटरी हमने इस तरीके से लगा दिया। इस बैटरी में हमने क्या किया, एक स्मॉल आर ले लिया, ठीक है, और यहां पर इसका मान जो है वो ले लिया हमने,
E के बराबर। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक की का जुगाड़ भी कर देंगे। ठीक है, नीचे लाकर हमने एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया। इस प्रतिरोध बॉक्स को आप इस कैपिटल आर की तरह समझिए। इसको यहाँ पर अगर ना समझिए तो यहाँ पर एक समझिए कि एक कैपिटल आर लगा हुआ है। ठीक है, जिसमें एक की लगाकर हमने काम अपना कर लिया है। आगे गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से क्या लगाया गया है, जॉकी। ठीक है, तो अब जरा बताइए क्या होने वाला है। तो कहेंगे सर जी अब शुरुआत करते हैं समय हम क्या करेंगे, पहली बार ये की जो यहाँ पर है उसे ओपन रखेंगे। इस की के ओपन करने के नाते इस बाह्य प्रतिरोध यानी कि आर का यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा और हमें इस ई के नाते एक नल पॉइंट प्राप्त होगा। आगे पीछे हिलाने पर हमें इसका एक नल पॉइंट मान लेते हैं कितना, x1 प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर ई बराबर पिछली बार की तरह क्या लिख सकते हैं, kx। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने इसको जोड़ा, अब ये बताइए यहां से जो धारा निकलेगी आई, वो आपका या होते हुए इस तरीके से यहां से तो जाएगी ही, इधर भी जो आएगा विभाजित होकर वो ऐसे होते हुए हमारा इस तरीके से यहां भी होकर जाएगा। तो यहां पर हमारा अगर पूछूं कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि नहीं, तो ऑब्वियस है, अगर आर है तो पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि विभवांतर का ह्रास तो होगा ही, और वो कितने के बराबर होगा, तो V बराबर आई आर, उसी तरीके से I इंटू आर। यानी कि अब हमें सेल E मान नहीं देगा बल्कि घट कर देगा, कितना, E से कितना कम, E माइनस आई आर। तो ऑब्वियस है इस बार जो जॉकी होगा वो अपनी शून्य जो विक्षेपण दिखाएगा या नल बिंदु दिखाएगा वो जरूर बदल जाएगा। उसके लिए हमने मान लिया x2। तो अब ही हमारा जो विभव विद्युत वाहक बल है वो हो जाएगा E माइनस आर, और इस केस में हमें मिलेगा K इंटू x2। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे की तैयारी से पहले हम कहेंगे सर जी यहाँ पर हम I को हटा दें। किससे हटा दें, क्योंकि हमें निकालना तो स्मॉल r है, तो इसलिए हम I को यहाँ रिप्लेस करेंगे किससे, E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r से। आगे r लगा दिया, आगे K x2। ठीक है, अब बताइए जरा क्या हो जाएगा। कहेंगे सर यहाँ लसपा ले लीजिए, विचित्र हम मिटा देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। अब बताएं ये 1 और r प्लस आर का लसपा, तो जवाब होगा r प्लस आर का e से गुणा आ जाएगा ई आर प्लस ई स्मॉल आर, फिर आगे ई आर बराबर क्या हो जाएगा के x2। ये दोनों क्या हुआ, कट गया। इक्वेशन नंबर 3। तो पहला और तीसरे का आपस में भाग करा दीजिए। तो क्या है पहला इक्वेशन हमारा, E बराबर क्या है, के x1। तो हमने इसके नीचे लिखा ई आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, नीचे क्या लिख दिया के x2। के और के हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ई और ई हमारा क्या होगा, कट जाएगा, उलट कर ऊपर गया, आर प्लस आर बाई आर हो जाएगा, आगे आ जाएगा x1 बाई क्या, x2। ठीक है, अब आर निकालना मेन उद्देश्य हमारा। उसके लिए देखिएगा बहुत ही सिंपल सा काम, आर बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, हर सेम रखा ताकि जब चाहे अंश जोड़कर वापस ये पा सकें। पर इरादा हमारा जो है वो आर निकालने का है, स्मॉल आर निकालने का। तो ये कटेगा, 1 होगा, 1 उधर भेज देंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, x1 बाई x2 माइनस 1, इसका क्रॉस गुणा, हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल आर x1 x2 माइनस 1। यानी कि कितना आसान काम है। अगर आपको किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है तो 3 चीजें चाहिए, एक प्रतिरोध बॉक्स से आर का मान, और 2 बार नल बिंदु, एक बार कुंजी को खोलते हुए यानी कि x1, एक बार कुंजी को बंद करते हुए यानी कि x2। अगर ये मान पता है सवाल आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए कितना है, स्मॉल आर बराबर आर x1 बाई x2 और माइनस 1। और इसी के साथ हम एनसीईआरटी के अंतिम सवाल की तरफ आ चुके हैं, जिसके साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का सिलसिला पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और मैं उम्मीद भी कर रहा हूं आपको ये चैप्टर काफी पसंद आया होगा, और ये अगर कुछ पसंद आया हो तो अगला तो बहुत पसंद आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस पर। हमारे पास क्वेश्चन है 3.23, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, लिखा है चित्र 3.2 सॉरी 10.2 एक मिनट सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा है 3.24 3.24। क्या लिखा हुआ है
चित्र 3.1 में किसी 1.5 वोल्ट के सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए, ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापने के लिए दो 20 वोल्ट का पोटेंशियोमीटर दर्शाया गया है। खुले परिपथ में सेल का संतुलन बिंदु 76.7 है। देखिएगा, ऐसे सेल एक लगा दिया गया, पहले समरण ए और बी से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब जिसे निकालना था उन दोनों को यहाँ याद किया गया, एक सेल लिया गया, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इसके पैरेलल में एक हमने आर लगा दिया है। यहाँ पर वाकई में हमें एक बैटरी दर्शाना चाहिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से बातें समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी हमने लगा दिया है, इसका इसमें स्मॉल आर होगा, ये हमारा सेल हो गया। अब इसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर दो अलग अलग स्थितियों में यूज किया, ठीक है, एक बार हमने लिया, एक बार और लिया, दो बार दिखाया गया ऐसे बुक में, एक बार जी, एक बार जी, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, की खोलकर एक बार की बंद करके। और इसने बताया पूरी कहानी में क्या लिखा हुआ है कि जब ये सेल खुला हो, मतलब ये जब हमारा जब हमारा ये संतुलन बिंदु ये खुला हुआ है, तब हमें जो मिल रहा है x1 वो 76.3 सेंटीमीटर पर, और फिर लिखता है बाह परिपथ में जब 9.5 ओम का, ये जो आर है 9.5 ओम का जब प्रतिरोध लगाते हैं, तब हमें क्या मिलता है, x2 मिलता है, वो मिलता है 64.8 सेंटीमीटर पर। क्वेश्चन पूछ रहा है स्मॉल आर का मान क्या होगा। इससे आसान सवाल क्या होगा, देखिए कितना सिंपल है। सेम वही डायग्राम दिख रहा है आपको, फॉर्मूला क्या लगना है, E1 बाई E2, नहीं, क्या लगेगा आपका, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, आगे x1 बाई x2 और -1, तो r बराबर बाहरी बाह प्रतिरोध हमारा 9.5, x1 की वैल्यू हमारी 76.3 और x2 की वैल्यू 64.8 और आगे -1 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे और देख देंगे सर इतना ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपका तीसरा चैप्टर का अंतिम चरण यानी कि पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।